नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से की चर्चा। पीएम मोदी ने तनाव कम करने का किया आह्वान। संवाद और कूटनीति से समाधान पर दिया जोर। ईरान ने अपने परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। कहा, अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कल मॉस्को में मुलाकात करेंगे अब्बास अरागची। परमाणु केंद्रों पर हमले से भड़के ईरान ने किया पलटवार। इजराइल पर दागी मिसाइलें। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के कई लड़ाकू विमान और लॉन्चरों को नष्ट करने का किया दावा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी। एक और विशेष विमान के जरिए 311 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे। और अमित शाह ने रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के परिसर की रखी आधारशिला। कहा, नए आपराधिक कानूनों से मिल रहा है त्वरित न्याय। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर बल दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। वहीं ईरान और इजराइल संघर्ष में आज अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिकी सेना ने आज ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमला किया। इन तीनों में से न्यूक्लियर साइट फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। वहीं ईरान ने अमेरिका सेना द्वारा उसके परमाणु स्थलों पर किए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज इस्तांबुल में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का अपमान किया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया है। Of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Not content with such malign actions, the United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions, including the Islamic Republic of Iran's right to self-defense under the principles of the United Charter. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options
to defend its security interests and people. और वहीं अमेरिका द्वारा ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने बताया कि वो रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे और कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वो क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के हमलों के बाद की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा था, ट्रंप जो एक शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। और इस सब के बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए ईरान ने भी इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया और ईरान के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी हवाई हमला कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के F-5 विमानों को मारने का दावा किया है। IDF का कहना है कि आज सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के देज़फुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला किया। इजराइल ने ब्लैक एंड वाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा आज सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर्स को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। वहीं ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री होने के बाद वैश्विक हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैश्विक तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से चौथी सीधी उड़ान आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें 311 भारतीय नागरिक वापस लाए गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस उड़ान में भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक सवार थे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नागरिक शामिल थे। ये ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से भारत के लिए चौथी सीधी उड़ान थी, जो क्षेत्र में जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव प्रयासों का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि निकासी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अब तक ईरान से कुल 7 उड़ानों के जरिए 1428 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अरेंजमेंट्स बाय द इंडियन एम्बेसी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। देयर वाज वेरी टेंस सिचुएशन देयर, मतलब हर वक्त फायरिंग हो रही थी, मतलब इंटरसेप्ट हो रहे थे, एक टेंस का माहौल था, बच्चे डरे हुए थे। और बट अल्हम्दुलिल्लाह द इंडियन गवर्नमेंट टेक इम्पोर्टेंट स्टेप्स देयर, हमको अच्छी तरह रखा। हमारे होटल्स बहुत अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी एंड कीर्तिवर्धन जी, मैं सारे लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हर मोमेंट पे हमारे हौसले को बरकरार रखा। शब्द नहीं है कि हम थैंक्स कर सकें। हमारे एम्बेसी के जो अमला है उसको बहुत धन्यवाद हम अपने दिल से देते हैं।
और आइए अब दूसरी खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL रायपुर परिसर की आधारशिला रखी। गृह मंत्री ने NFSU रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में निफ्ट, नया रायपुर में IT पार्क, भारत की शिक्षा परंपरा के अनुरूप 20 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी लाइब्रेरी और AI डेटा पार्क नया रायपुर में बन चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेटा सेंटर को समर्पित है और इसके साथ साथ 158 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। IT, AI, फार्मा, स्टील, बिजली उत्पादन, ये सब क्षेत्रों के अंदर छत्तीसगढ़ बहुमुखी विकास के रास्ते पर प्रशस्त है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की तारीफ की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है। NIA ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। NIA की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियारबंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है। विमान का मलबा आज एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद मलबा जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली एयर इंडिया की क्रू सदस्य कोंग ब्राइल टम्पम नंगथोई शर्मा का पार्थिव शरीर आज उनके गृह नगर इम्फाल पहुंच गया। इस दौरान हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खबरें अभी और भी हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की। ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना दस्तावेज जारी करने की स्वामित्व योजना का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। साल 2020 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है
और 65 लाख से अधिक स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण योजना का शुभारंभ किया। ये योजना गांवों में लोगों को उनके घरों एवं जमीन के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात पाने में मदद करती है। इसमें संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए ड्रोन और मानचित्रण संबंधी विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन कागजात के साथ लोग बैंक से ऋण ले सकते हैं, भूमि विवादों का निपटारा किया जा सकता है और यहां तक कि अपनी संपत्ति का उपयोग अधिक कमाई के लिए भी कर सकते हैं। ये योजना बेहतर ग्राम नियोजन में भी मददगार हो रही है। स्वामित्व ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करती है। स्वामित्व को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना, ऋण सुलभ कराना, विवाद समाधान और बेहतर योजना बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 1,61,000 गांवों के लिए 2,42,00,000 से अधिक संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं। 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हुआ। 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। स्वामित्व ग्रामीण शासन में बदलाव ला रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि संबंधी तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। स्वामित्व योजना से जिसे उत्तर प्रदेश में घरौनी कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम सौंपा गया था और उसमें हम करोड़ों लोगों को उनको घरौनी दे चुके हैं। इससे लैंड डिस्प्यूट कम हुए हैं, झगड़े कम हुए हैं। पहले पोजीशन ही सब कुछ था, जिसका जहाँ पोजीशन है वो अपना मानने लगता था और आजकल उससे वो लोन भी ले पा रहे हैं। नहीं तो पहले मकान तो होता था लेकिन मकान के कोई कागज ही नहीं होते थे, जमीन का परिमाप नहीं होता था। अगर स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 18 जून 2025 को 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। 2 अप्रैल 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3,20,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इन सर्वेक्षणों ने प्रत्येक गांव में बसे हुए क्षेत्रों के औसत आकार के आधार पर अनुमानित 68,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया है। आज तक मेरे पास मेरी जमीन का कोई स्वामित्व न था, लेकिन आज मुझे उनके माध्यम से मुझे स्वामित्व प्राप्त हुआ है। आज तक हमारे पास हमारी जमीन का कोई प्रूफ नहीं था और जिस तरह से आज हमें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिल रहा है, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी शुक्रगुजार करते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पुरानी चुनौतियों को विकास एवं सशक्तिकरण के नए अवसरों में बदल रही है। ये योजना विवादों को सुलझाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग तो कर ही रही है, साथ ही साथ लोगों को आर्थिक प्रगति के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने में मदद करती है। गांव में इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का दस्तावेजीकरण तो किया ही जा रहा है, इसके माध्यम से ग्रामीणों के संपत्ति के संबंधित वर्षों पुराने विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक और जहां ग्रामीण अब अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे आर्थिक साधनों के रूप में कर सकते हैं, वहीं अब सामाजिक विवाद जो है वो भी लगातार खत्म हो रहे हैं। यह योजना ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा कदम साबित हो रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद रोहिणी प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण शासन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। धुले जिले के शिरपुर तालुका की रोहिणी ग्राम पंचायत, जो पूरी तरह से आदिवासी आबादी वाली पंचायत है, कोविड-19 के बाद से डिजिटलीकरण की मिसाल बन गई है। पहले यहाँ डिजिटल सुविधा कम थी, लेकिन कोविड-19 के बाद इस पंचायत ने एक नया रूप ले लिया है। यहाँ के लोगों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की मदद से पंचायत की योजनाओं से लेकर सेवाओं तक डिजिटल बदलाव को संभव बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोग ने एक मीटिंग आयोजन किया और उस मीटिंग के तहत हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करने के लिए निर्णय लिया। और आज वेबसाइट के चलते हमारे गांव में एक खुद की वेबसाइट है और जो लोगों को ग्राम पंचायत में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनको जितने भी जो जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, मूर्ति प्रमाण पत्र रहेगा या कर भरना रहेगा या कोई भी जो उनको आधार कार्ड दुरुस्ती के लिए रहेगा, उसके लिए भी हम लोग ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। रोहिणी ग्राम पंचायत ने अपने सभी प्रमुख सेवाओं को डिजिटलीकरण किया है। अब लोग सरकारी दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज व्हाट्सएप, ईमेल या नागरिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत तो हुई है और कागजी कार्रवाई भी कम हुई है। ग्राम पंचायत लेवल हैज इट्स ओन एक्सक्लूसिव वेबसाइट to avail more than 1,000 services end to end with one click at home. Secondly, the utilization effectively of apps like Meri Panchayat app and Nirnay app to grievance redressal and also for uploading the Gram Sabha decisions. And improving digital literacy, we have a dedicated ICT lab here, and also all departments, be it health, education, women and child, veterinary services at the Gram Panchayat have been digitized and delivered online. We are the first panchayat in the state to go paperless and adopt the e-office model, which is generally at the central and state government adopted. And it has also helped to take suggestions online from the people anywhere across any location you are located. But netizens of the Gram Panchayat can attain Gram Sabha online. रोहिणी पंचायत महा ऑनलाइन आईडी के माध्यम से 956 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन जैसी कई योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। साथ ही संपत्ति कर और अन्य शुल्क भी यूपीआई या क्यूआर कोड से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। 2020 के कोविड के बाद जो चेंजेस आए थे कि सबके सब ऑनलाइन काम होने लगे, आंगनवाड़ी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे, उसके बाद जो वर्क कर रहे थे बाहर वो ऑनलाइन वर्क करने लगे। तो ये सब ऑनलाइन होने के बाद जब 2025 में ई गवर्नेंस ने हमें पुरस्कार दिया तो आज हमें पता चल रहा है कि ऑनलाइन की ताकत क्या होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि हम एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। एक तो हमारे गांव में मतलब आजू बाजू अगर पहाड़ी इलाका है, लेकिन इतने इलाके में इंटरनेट आना और इंटरनेट आने के बाद हमारे सारे लड़कों के पास मोबाइल आना और सब सुविधाएं ऑनलाइन होना, ये सबसे बहुत अच्छी बात हुई है। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी ग्राम पंचायत की ये डिजिटल क्रांति दिखाती है कि चाहे संसाधन सीमित हों या क्षेत्र दूरस्थ, सही नेतृत्व और तकनीक के उपयोग से बदलाव संभव है। ये पंचायत न केवल धुले जिले के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। रोहिणी गांव जो ग्राम पंचायत है और धुले में स्थित है महाराष्ट्र के, उसने ये मंत्र को सिद्ध कर दिखाया और आसपास के कई गांवों के लिए आज एक मिसाल के तौर पर उभरा है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, रोहिणी, धुले, महाराष्ट्र।
अगली खबर की ओर चलते हैं। हेडिंग्ले में खेले जा रहे तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड ने आज 3 विकेट पर 209 के स्कोर से खेलना शुरू किया। लंच तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर 327 रन बना लिए हैं। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ क्रीज पर हैं। ब्रूक अर्धशतक बना चुके हैं। बेन स्टोक्स को मोहम्मद सिराज और ओली पोप को प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा। ओली पोप ने 106 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने बेन डकेट, जैक क्रॉली और जो रूट को आउट किया। वहीं इससे पहले भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हो गया था। दूसरे दिन भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 359 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और आखिरी 7 विकेट 112 रन पर गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल ने 147, ऋषभ पंत ने 134 और यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की शानदार शतकीय पारियां खेली। केएल राहुल ने 42 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट झटके। ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर को 1-1 विकेट मिला। 23 साल बाद ऐसा हुआ है जब इस मैदान पर 3 भारतीय बैटर्स ने एक पारी में शतक लगाए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने 2003 में शतक लगाया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।